अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज कुछ बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की दोबारा से शुरू होने वाली कार्रवाइयों का और उसके अलावा ये भी कि इंतखाबात से मुतालिक केसेस में सुप्रीम कोर्ट अब क्या किरदार अदा कर सकती है। चूंकि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में मामलात हैं, हाई कोर्ट्स में मामलात हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कैसे अहमियत इख्तियार कर सकती है, इस बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले ये कि सुप्रीम कोर्ट ने मामूल के मुताबिक अपने उन्हीं केसेस की कार्रवाई फिर से शुरू कर दी है जो इलेक्शन से पहले हो रही थी। इलेक्शन वाला हफ्ता थोड़ा डल गुजरा, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में जो रिटायर्ड या मुस्ताफी जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इंक्वायरी से मुतालिक केस था, उसकी समाअत थी। लार्जर बेंच है, जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में ये 5 रुकनी बेंच है जिसने आज दूसरी समाअत की और ये वफाकी हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील है जिस पर समाअत हुई है। तो कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंडर से अगर शुरू करूं तो आफिया शेरबानो के नाम से ये केस है जिसका फैसला सुनाया गया था 27 जून 2023 को जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच की जानिब से। उस फैसले को जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया। उस फैसले में ये करार दिया गया था कि जब कोई जज रिटायर या मुस्ताफी हो जाता है तो उसके खिलाफ जो इंक्वायरी है वो मजीद नहीं चल सकती, वो वहीं ख़त्म हो जाती है। यानी जज के साथ उसकी खिलाफ चलने वाली इंक्वायरी भी ख़त्म हो जाती है। ये वो फैसला था और इस फैसले में ये भी कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रेगुलेट नहीं कर सकती, ना ही हिदायत जारी कर सकती है। अब वफाकी हुकूमत का आज मुद्दा ये था जो अटॉर्नी जनरल ने अदालत के सामने रखा कि वफाकी हुकूमत उस फैसले के इस हिस्से से तो मुत्तफिक है कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रेगुलेट या हिदायत जारी नहीं कर सकती, लेकिन उनको इस हिस्से पर इख्तलाफ है कि अगर कोई जज रिटायर हो जाए तो उसके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई नहीं कर सकती। अब ये मामला तब तूल पकड़ा जब जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने अपने खिलाफ चलने वाली सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इंक्वायरी के दौरान इस्तीफा दे दिया। जिस दिन अगले दिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास था जो कि बाकायदा इजलास होता जिसमें मज़ाहिर नकवी के खिलाफ जो विटनेसेस हैं वो पेश होते, और उससे पिछले दिन यानी 9 जनवरी से पिछले दिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और फिर जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी इस्तीफा दे दिया था। लेकिन उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कार्रवाई उनके इस्तीफे के अगले रोज यानी मज़ाहिर नकवी के इस्तीफे के अगले रोज शुरू की थी और उस के अंदर ये मुद्दा उठाया गया था कि इस तमाम तर जो सिनेरियो है इससे मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ चुका है और फिर अब उस पर वफाकी हुकूमत अपील दायर करने जा रही है। वफाकी हुकूमत ने फिल फॉर अपील दायर की। वो अपील पहले 31 जनवरी 2024 को सुनी गई और आज फिर दोबारा यानी 11 फरवरी 2024 को उस केस की दोबारा से समाअत होती है। और आज की समाअत में हुआ कुछ ये कि जजेस की जानिब से पहले ये मुद्दा था कि 1 साल पहले वो उस केस का फैसला सुनाया गया, यानी आफिया शेरबानो का जो फैसला था 1 साल तो खैर नहीं, लेकिन 8-9 माह के बाद अब अपील दायर की गई। तो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की एक टाइम लिमिट है और जब से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया है तो इंटर कोर्ट अपील दायर करने के लिए 30 दिन का वक्त दिया जाता है। तो 30 दिन का वक्त तो जून के बाद 27 जुलाई को मुकम्मल हो गया था। तो वो जो ज़ायदुल मियाद वाली लिमिट थी उस लिमिट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर रखे थे कि कैसे एक ऐसी दरख्वास्त को सुना जाए जो कि टाइम बार्ड हो चुकी है। तो उस पर आज अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए और उन्होंने ये कहा कि जब आफिया शेरबानो केस का फैसला सुनाया गया था तो उसमें वफाकी हुकूमत को नोटिस नहीं किया गया था, जबकि वफाकी हुकूमत को नोटिस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो जजेस के खिलाफ बाकायदा रेफरेंस भेजा जाता है सदर मुमलिकत की जानिब से, उस रेफरेंस को वफाकी काबीना की मंजूरी से भेजा जाता है। तो इस तरह ना सिर्फ अटॉर्नी जनरल को 27A का नोटिस होना चाहिए था, ये एक आईनी मामला था जिसको तय किया गया था, आर्टिकल 209 का मामला था, बल्कि दूसरी जानिब सदर मुमलिकत को या वफाक को भी नोटिस होना चाहिए था जो कि नहीं किया गया था। और क्योंकि बुनियादी अज्जा केस के मुकम्मल नहीं थे इसलिए वफाकी हुकूमत ये समझती है कि ज़ायदुल मियाद जो दरख्वास्त है इसको मफाद आमा का मामला समझ कर इस मामले को वेव ऑफ किया जाए और वफाकी हुकूमत की अपील सुनी जाए। अटॉर्नी जनरल ने पुराने सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी बताए और ये भी दरख्वास्त की अदालत से कि काबिल समात करार दे दे इस दरख्वास्त को और फिर मेरिट्स पर केस को सुना जाए। तो खैर काबिल समात तो करार दे दी अदालत ने ये दरख्वास्त और इसके साथ ही कुछ सवालात जजेस की जानिब से भी पूछे गए। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने अहम ऑब्जर्वेशंस दी। उन्होंने कहा कि आजकल सोशल मीडिया पर जजेस के खिलाफ जो जिस तरह की तनकीद की जाती है वो बिला जवाज़ भी होती है, बेबुनियाद भी होती है। तो फिर जो शिकायत हैं उनको कैसे देखा जाए कि वो जजेस किसी जज को जैसे कहते हैं ना ब्लैकमेल करने के लिए या किसी जज के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए नहीं है, बल्कि वो जेन्युइन दरख्वास्त है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जज जो फैसले हैं वो ख्वाहिशात पर मबनी नहीं करते, बल्कि वो फैसले आईन व कानून के मुताबिक करते हैं। और जस्टिस इरफान सादत जो कि हाल ही में सिंध हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जज तैनात हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में सबसे जूनियर जज है इस वक्त, उन जज ने भी अहम सवालात उठाए। जस्टिस इरफान सादत ने यह कहा कि जो वफाकी हुकूमत की अपील है उससे मुतासिर होंगे 2 जजेस बराह रास्त, यानी जस्टिस जाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी, उनकी तरफ उनका इशारा था।
तो उन्होंने कहा कि उनको नोटिस क्यों ना किया जाए, उन 2 जजेस का जो हक़ दिफ़ा है, वो कैसे अदालत छीन ले। तो इस पर अटॉर्नी जनरल तो कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं दे सके, लेकिन उनके साथी जजेस ने, यानी जस्टिस इरफान सादत के साथ बेंच में मौजूद जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस जमाल मंदुखिल ने इस पॉइंट को कुछ ऐसे एलैबोरेट किया कि जस्टिस मुसर्रत हिलाली कहती हैं कि ये तो कोई जजेस के खिलाफ ख़ास तौर पर अपील नहीं है, बल्कि ये एक जनरल असूल तय करने के लिए अपील है। और फिर जस्टिस जमाल मंदुखिल ने भी यही कहा कि एक प्रिंसिपल तय करने जा रही है सुप्रीम कोर्ट, ये नहीं है कि किसी जज के खिलाफ ये केस सुना जा रहा है। हालांकि हम सबको मालूम है कि ये केस किसके लिए खुला और क्यों सुप्रीम कोर्ट की खास मेहरबानी है इस केस के ऊपर। और फिर उसके बाद जो बेंच के दीगर अरकान हैं, जैसे जस्टिस इरफान सादत का जो एतराज़ था, उसको तो एंटरटेन नहीं किया गया, लेकिन इस बात के ऊपर ज़्यादा इन्हिसार किया गया कि ये किसी जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं है। जस्टिस जमाल मंदुखिल ये कहते हैं कि उनके करियर का सबसे मुश्किल केस है, क्योंकि इसमें वो अपनी ही किस्मत का फैसला करने जा रहे हैं। तो जस्टिस इरफान सादत ने इसमें ऐड करते हुए एक मुद्दा, एक पॉइंट की तरफ इशारा किया और अटॉर्नी जनरल को वो जिसे कहते हैं कानूनी नुक्ता उठाने की भी हिदायत की। वो ये, उन्होंने कहा कि हम इस केस में सिर्फ ये फैसला नहीं करने जा रहे कि अगर कोई जज दौराने इंक्वायरी रिटायर हो जाता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई चलेगी या नहीं, बल्कि हम इस बात का भी फैसला करेंगे कि अगर किसी जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कोई दरख्वास्त या शिकायत आई है और इस दौरान वो जज रिटायर हो जाता है या इस्तीफा दे देता है, तो क्या बाद में अभी उस दरख्वास्त पे नोटिस नहीं हुआ, वो दरख्वास्त सिर्फ आके पड़ी है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, तो क्या बाद में वो दरख्वास्त टेकअप हो सकती है? अब मसला इस केस के दौरान के इर्द-गिर्द यही था। वो ये था कि अगर आज चीफ जस्टिस काज़ी फईद ईसा के खिलाफ कोई दरख्वास्त आई पड़ी है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में और वो उसको इसलिए टेकअप नहीं करते क्योंकि वो खुद चीफ जस्टिस हैं और चेयरमैन के खिलाफ के बगैर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं चल सकती, तो क्या उनकी रिटायरमेंट के बाद चीफ जस्टिस काज़ी फईद ईसा की अपने खिलाफ आई दरख्वास्त टेकअप होगी? इस मुद्दे को जस्टिस इरफान सादत ने उठाया और साथ ही आज बेंच ने अदालती मुआवनीन मुकर्रर करने का भी कहा। और अदालती मुआवनीन भी वही मुकर्रर हो रहे हैं जो हाल ही में जस्टिस मज़ाहिर नकवी के वकला थे। अटॉर्नी जनरल ने यह तजवीज़ दी कि खालिद जावेद खान, जो कि साबिक अटॉर्नी जनरल हैं, उनको अदालती मुआविन मुकर्रर कर दे, मखदूम अली खान को कर दे। और जब बेंच की जानिब से ये कहा गया कि ख्वाजा हारिस को क्यों ना करें, तो अटॉर्नी जनरल ने यह कहा कि ख्वाजा हारिस तो वकील है मज़ाहिर नकवी के और हो सकता है कि इस केस से वो डायरेक्ट मुतासरा फरीक हों, तो इसलिए उनकी जो मुआवनत होगी उससे मसला हो सकता है। तो इस पर जस्टिस इरफान सादत ने अटॉर्नी जनरल को ये याद दिलाया कि मखदूम अली खान भी वकील है मज़ाहिर नकवी के, लेकिन अब बेंच ने इन तीनों जो सीनियर वकला हैं, इनको ये रिक्वेस्ट भेजने का, यानी अदालत की मुआवनत की दरख्वास्त करने के लिए लिखने का फैसला तो किया है, लेकिन साथ ही अटॉर्नी जनरल से ये कहा है कि इस केस के अंदर लॉ पॉइंट्स फॉर्मुलेट करें और साथ ही ये भी बताएं कि मज़ीद अगर कोई मुआवनीन लगाने चाहिए तो वो लगाए जाएँ। तो ख़ैर अदालत अब वापस आ चुकी है अपने साबिक जजेस को फ़िक्स करने के मामले के ऊपर, लेकिन साथ ही दूसरी तरफ इलेक्शंस भी चल रहे हैं। इस पूरे हफ़्ते में अदालत ने इलेक्शन से मुताल्लिक कोई ख़ास दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर नहीं कर रखी, सिवाय इसके कि कल शायद एक दरख्वास्त की समाअत है जो कि अयाज सादिक और इमरान खान का पुराना 2014 का 13 का चलता हुआ केस है। वो अब कई सालों के बाद, यानी 10 साल के बाद फाइनली सुप्रीम कोर्ट उसको शायद सुने तो फैसला कर दे। उसके अलावा जो हाल ही में सलमान अकरम राजा ने एक दरख्वास्त दी थी जो कि फॉर्म 33 से मुतालिक थी, जिसको अगर तो सुप्रीम कोर्ट इंटरटेन कर जाए तो मुमकिन है कि जो पार्टी पोजीशन से मुतालिक पीटीआई को दरपेश मुश्किलात हैं उनका हल हो जाए। तो वो दरख्वास्त इस हफ्ते में समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की गई। अगर सलमान अकरम राजा जो कि ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि अगर तो पीटीआई को सिर्फ इतनी अहमियत दे दी जाए कि भले आप उनको सिंबल ना दें, लेकिन उनकी पार्टी के साथ जो एफिलिएशन है कैंडिडेट्स की वो इजाज़त दे दें, वो हिदायत कर दें इलेक्शन कमीशन को, तो फिर पीटीआई को अपने आज़ाद उम्मीदवारों की किस्मत के फैसले में आसानी हो सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस दरख्वास्त को इस हफ्ते में मुकर्रर नहीं किया। और आपको पता है कि ये जो 2-3 हफ्ते हैं, यानी फरवरी का पूरा महीना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि इसी दौरान बाकायदा जो नोटिफिकेशंस होने हैं, उन नोटिफिकेशंस के बाद जो अरकान हैं, आज़ाद उम्मीदवार जो कि असेंबली में जाने हैं, उन्होंने किसी ना किसी पार्टी के साथ अपनी एफिलिएशन शो करनी है। अगर सुप्रीम कोर्ट सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त सुन लेती या पीटीआई के बैट सिंबल से मुतालिक रिव्यू को सुन लेती अपने आर्टिकल 63A के फैसले के तनाजुर में, तो ये देखा जा सकता था कि पार्टी से एफिलिएशन कितनी ज़रूरी है। वो पार्टी से एफिलिएशन पीटीआई को वापस मिल सकती थी और जो ये तमाम तर प्रॉब्लम्स इस वक्त क्रिएट हुए हुए हैं, जिसमें कि आज़ाद उम्मीदवार बड़ी तादाद में जीते भी, लेकिन अब कुछ उनकी हॉर्स ट्रेडिंग का सिलसिला भी चल पड़ा है, वो मुख्तलिफ पार्टीज़ में भी शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। तो अगर वो सिर्फ किसी एक जमात के साथ होते और उस जमात के साथ उनकी एफिलिएशन को
सुप्रीम कोर्ट यकीनी बना देती तो फिर शायद सिनेरियोज टोटली डिफरेंट होते। तो खैर मरकज़ में अभी ये अंदिया दिया जा रहा है कि पीटीएम गवर्नमेंट फॉर्म करने जा रही है, लेकिन इस सारे सिनेरियो के अंदर सुप्रीम कोर्ट अहमियत रखती है, और वो अहमियत इस तनाजुर में ही रखती है कि पीटीआई की कुछ दरख्वास्तें पेंडिंग हैं और अगर उनको इंटरटेन कर लिया जाए तो उसका फ़ायदा उनको यकीनी तौर पर हुकूमत साजी में हो सकता है। और यह हुकूमत साजी सिर्फ मरकज़ में नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में भी है, और कुछ पीटीआई का क्लेम पंजाब की हद तक भी है। तो इन तमाम तर मामलात में हमेशा की तरह हमारी सुप्रीम कोर्ट सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन इस वक्त क्योंकि प्लान नहीं है कि इन तमाम दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर करके जो इंतखाबी सारी जोड़ तोड़ है उसको मुतासिर किया जाए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी उस ग्रेटर प्लान के अंदर इंटरवीन करने का इरादा नहीं रखती। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।